तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया इफ़ स्प्लीन इज़ रिमूव्ड, अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाए तो प्लेटलेट काउंट्स कैसा होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, या फिर वो घट के 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाए तो प्लेटलेट्स काउंट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स काउंट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। 81 में पूछा है एड्रेनल हार्मोन इंक्रीजेस, एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हृदय की जो धड़कने की गति है उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, शरीर के जो हमारी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ा देता है, दोनों को बढ़ा देता है, या फिर किसी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। एड्रेनल हार्मोन और नॉर एड्रेनल हार्मोन दोनों को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बारे में जो हार्मोन वाला चैप्टर क्लास 11th NCERT का वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं या अलग बोर्ड के छात्र हैं उन्होंने भी इसके बारे में जो उनके लिए बुक्स सब्सक्राइब की गई उसमें भी ये चैप्टर उसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, एड्रेनल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों को भी बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 81 का थर्ड, दोनों को। अगला क्वेश्चन है योग प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग, योग प्लग जो है जिसको पीत प्लग बोलते हैं किस प्रक्रिया में बनता है, गैस्ट्रुलेशन में बनता है, न्यूरिलेशन में बनता है, ब्लास्टुला के समय बनता है या फिर मारुला के बनते समय बनता है। योग प्लग किस समय पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए योग प्लग का जो निर्माण होता है वो गैस्ट्रुलेशन के समय होता है। कब बनता है योग प्लग, गैस्ट्रुलेशन के समय पर योग प्लग का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या है, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ब्रेन इज मीजोडर्मल, स्केलेटन इज मीजोडर्मल, लिवर इज एक्टोडर्मल, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क जो उसकी उत्पत्ति है वो मध्य स्तरीय, कंकाल मध्य स्तरीय, यकृत बाह्य स्तरीय, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक आपको नज़र नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 84 में, ठीक है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है स्केलेटन इज मीजोडर्मल। स्केलेटन की उत्पत्ति कैसी है, मीजोडर्म से बना है स्केलेटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 85 में पूछा, इन फ्रॉग ग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ, मेढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण कौन सी पेशियों के द्वारा होता है, वॉक रज्जु, स्टर्नम, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, या फिर वॉक रज्जु और एरिटेनॉइड कार्टिलेज दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। तो फ्रॉग में जो ग्लॉटिस है किन मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज के मसल्स के द्वारा कंट्रोल इसको किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यूज वुड बी एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन, इनमें से कौन सा कशेरुक ऊतक कोलेजन का सबसे अच्छा स्रोत है। यकृत यानी कि लिवर, पेशी यानी कि मसल्स, कंडरा को टेंडन बोलते हैं, और तंत्रिका यानी कि नर्व्स। कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है, लिवर में, मसल्स में, टेंडन में, या फिर नर्व्स में। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। देखिए, जो कोलेजन फाइबर का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है टेंडन, ठीक है। टेंडन क्या करते हैं, टेंडन का जो मुख्य काम है वो बोन को, मसल्स को बोन से अटैच करने में सहायता करते हैं। एक विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं टेंडन जो मसल्स को बोन से जुड़ने में मददगार होते हैं, और वो कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा मात्रा में वहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 86 का सही आंसर है थर्ड, यानी कि कोलेजन। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, अरिस्टोटल, अरस्तु ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, या फिर लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। देखिए, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। लेमार्क और डार्विन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों तीन ऑप्शन तो ठीक नहीं है। बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरस्तु ने। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु को, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी तो वो है अरिस्टोटल, और फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरिस्टोटल है। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन है, और थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। इनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर द पार्ट ऑफ। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर सिरे किसके भाग होते हैं? कशेरुकाओं के, पसलियों के, रेडियो अल्ना या फिर टिबियो फिबुला। रेडियो अल्ना जो है हमारी जो हाथ की हड्डियां हैं, यानी कि कोहनी से नीचे की दो हड्डियां हैं, रेडियो अल्ना है। टिबियो फिबुला जो घुटने के नीचे का हिस्से का जो हड्डियां हैं वो उसमें दो हड्डियां पाई जाती हैं, टिबियो फिबुला या रिब्स इसका सही आंसर, या फिर वर्टिब्रा जो हमारी जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं हमारी छाती में, वो इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में जो सवाल पूछा गया है उसका सही आंसर है रिब्स। ठीक है, यानी कि जो पसलियों में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो दो उनके हेड होते हैं, ठीक है, दो उनके सिरे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 88 का सही आंसर है सेकंड। 89 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इनमें से सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, मल्टी बैंडेड क्रोमोसोम या फिर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में नाम लगभग सेम है, मैंने इंग्लिश में आपको नाम बता दिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है। कि कौन सा क्रोमोसोम है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। चूँकि इसकी आकृति एक लैम्प को साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको उसी के आधार पर इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा क्रोमोसोम है साइज़ में। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज बाई लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी से कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस, ओरिएंटल सोर, काला आजार या फिर डिसेंट्री यानी कि पेचिश। निंद्रालु व्याधि, प्राच्य व्रण, काला आजार या फिर पेचिश। लीशमानिया डोनोवानी, क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर बताइए। लीशमानिया डोनोवानी से कौन सी बीमारी फैलती है? काला आजार। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलती है? ट्रिप्सोना गैम्बियंस से। ठीक है, तो इन दोनों का भी याद कर लीजिए। 91 में पूछा ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। खुला रक्त परिवहन तंत्र किन में पाया जाता है? केंचुआ यानी कि अर्थवर्म में, गोदिका में, गोदिका को लिजर्ड बोलते हैं, कॉकरोच में या टोड में। देखिए, ओपन वेस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है, तो इसमें जो कीट है वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किन में पाया जाता है? कॉकरोच में। जिन एनिमल्स में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड बॉडी कैविटीज़ में पाया जाता है, ब्लड कैविटी बॉडी कैविटी उनमें पाया जाता है, तो ऐसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो कि कीटों का एक मुख्य लक्षण भी है। तो इस क्वेश्चन 91 का सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम ए न्यू बोर्न बेबी द सेल विच विल नॉट फॉर्म। अगर किसी नवजात बच्चे के शरीर से थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो इनमें से कौन सी सेल्स उसका निर्माण उसके शरीर में नहीं होगा? मोनोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स का या फिर ईओसिनोफिल्स का। देखिए, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो जो सेल्स का जिनका निर्माण करती है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। तो अगर किसी नवजात बच्चे के शरीर से थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो उनमें टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस जो सिस्टम है हमारा, उसका एक पार्ट है, वो फिर उसके शरीर में नहीं बनेगी। 93 में पूछा है टीनिया मतलब टीनिया सोलियम टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू। टीनिया सोलियम जो मनुष्य में एक परजीवी के रूप में रहता है, वो अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है? माउथ मतलब मुंह से, सकर्स उनमें पाए जाते हैं, बॉडी वॉल से अपने शरीर से अवशोषण करता है, या फिर सकर्स एंड माउथ दोनों, अपने सकर्स और माउथ दोनों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 93 में। ठीक है, टीनिया सोलियम जो बॉडी में हमारे आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, उनमें जो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक उनमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जिस जगह पर रहते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनको भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये बॉडी से की सरफेस से सीधा उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्या है? बॉडी वॉल से उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 94 में पूछा है सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। सिल्क ग्लैंड जो हैं वो यानी कि रेशम की ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? लार ग्रंथियाँ यानी कि सेलेवरी ग्लैंड्स का, पाचन ग्रंथियाँ यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग का, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। किसका ये किस तरह की मॉडिफाइड ग्लैंड्स हैं? देखिए, सिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं कीटों में पाई जाती हैं, इसको रेशम के कीट से जो सिल्क हमें प्राप्त होता है
वो बेसिकली सेलेवरी ग्लैंड्स का एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 94 में जो पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फर्स्ट। 95 में पूछा हार्मोन दैट कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन ए बेबी बिगिंस टू सकल इट। जब कोई नवजात शिशु अपनी माँ के स्तन को अपने मुंह में लगाकर उस स्तन को चूसना शुरू करता है, तो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को बाहर निकालने में, मेमरी ग्लैंड से जो प्रोड्यूस करती है मिल्क बच्चे के लिए, वो उनको बाहर निकालने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है जो लैक्टेशन यानी कि दुग्ध श्रावण है, उसका निष्कासन है बच्चे को पीने के लिए, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? इसका आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन उसका सही आंसर है। जो ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन, इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एरियल स्टेम ऑफ इक्विसेटम। इक्विसेटम के एरियल जो स्टेम है, वायवीय तना है, उसमें क्या पाया जाता है? कीटक, खांचे, केवल खांचे कटक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? रिजेस, फरोज दोनों पाई जाती हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं पाई जाती हैं? देखिए इक्विसेटम का जो एरियल स्टेम है उसमें रिजेस, खांचे और फरो दोनों ही पाई जाती हैं। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसके जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को कोई आपका अगर सुझाव है वो ज़रूर दें, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ ए मैन वीकन्स। मनुष्य के मस्तिष्क में का अगर कौन सा पार्ट अगर इंजर्ड हो जाए तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी है वो उसका लॉस हो जाता है, वो मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। कौन से पार्ट के डैमेज होने की वजह से? किसी एक्सीडेंट की वजह से या सर में घातक चोट लगने की वजह से अगर ब्रेन का सेरेब्रम नाम का पार्ट नष्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो उसका नाश हो जाता है। देखिए जो सेरेब्रम पार्ट है वो बेसिकली जो हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो लॉजिकल है, जो रीजनिंग पावर है, मेमोरी है, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये ब्रेन के सेरेब्रम नामक पार्ट से कंट्रोल होते हैं। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि जो फिल्मों के कुछ कभी मुख्य कोई किरदार हुआ करते थे और पूरी कहानी उसी पर बेस्ड होती थी कि हीरो या हीरोइन का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पर चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली जाती थी, वो लोगों को पहचान नहीं पाता था। हालांकि फ़िल्म ख़त्म होने से पहले उनकी याददाश्त वापस आ जाती थी, बड़ा ही विचित्र तरीके से, वो देखने में बड़ा हास्यास्पद लगता था। ठीक है, तो ऐसी फिल्में में आपने ज़रूर देखी होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेरेब्रम। अगर मनुष्य के ब्रेन का सेरेब्रम नाम का पार्ट नष्ट हो जाए तो मनुष्य की याददाश्त जा सकती है। अगला है रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। छोटी क्लासेस में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया जाता है। उसके कई बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके नाक में कोई चीज़ चली जाती है तो तुरंत आपको उस एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है, हमें छींक आती है क्योंकि शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि गर्म चीज़ पर या किसी बहुत ठंडी चीज़ पर हमारा हाथ रख जाता है जाने अनजाने में, तो हम हाथ उसको तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है, ये काम इतनी तेज़ी से होता है कि आपको सोचने समझने का उसमें वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सोचिए कि किस तरह से संभव होता है। ये जो संभव होता है, रिफ्लेक्स एक्शन संभव होता है, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जो ब्रेन है उसको क्रेनियम भी बोलते हैं और क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि एक जो कितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, मैमल्स में 12 पेयर्स होती हैं, उनके सभी के नाम आप याद कर लीजिए सही क्रम में, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए कि वो सेंसरी हैं कौन कौन सी, मोटर नर्व्स उनमें से कौन सी हैं और मिक्स नर्व कौन सी हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। स्पाइनल नर्व्स जो हम लोग हैं उनमें कितनी पाई जाती हैं? 33 पेयर्स, 33 पेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व्ड। प्रोटोजोन्स में पाए जाने वाला संकुचनशील धानी, उसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, परासरण नियंत्रण यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन और जल अवशोषण यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन। देखिए प्रोटोजोन्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन उसका मुख्य काम है। 74 में पूछा है
एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय, एक बीमारी है जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव और इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। वो रोग किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, यानी कि एक से दूसरे में फैलता है? घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉस्किटो, खटमल, बग या फिर फ्रूट फ्लाई जो फलों के ऊपर पाई जाने वाली मक्खी है। देखिए एलिफेंटियासिस बीमारी आपने देखी होगी, हालांकि ये बहुत रेयर बीमारी है। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं पर कि किसी व्यक्ति का पाँव है वो एबनॉर्मल साइज़ उसका हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फूल कर बड़ा हो जाता है, ठीक है। उस बीमारी को हाथी पाँव बोलते हैं और इस बीमारी का सामान्यतः कोई इलाज है नहीं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो एक प्रकार के मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं और लिम्फ इकट्ठा होने शुरू हो जाता है बॉडी में, और जिस हिस्से में लिम्फ इकट्ठा होना शुरू करता है वो साइज़ में बढ़ने लगता है धीरे धीरे। इस बीमारी को हाथी पाँव या फिर एलिफेंटियासिस बोलते हैं, एक मुख्य तरीके के मच्छर के काटने से होता है। पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा है? हिप्नोटॉक्सिन है, हिमेटिन है, हिपेरिन है या फिर थ्रोम्बिन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको भी पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। 76 में पूछा है कि पूर्ण भेदन किस में नहीं पाया जाता है? पूर्ण भेदन का मतलब होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो का मतलब कंप्लीट होता है बायोलॉजी में, होलो का मतलब होता है कंप्लीट यानी कि संपूर्ण। तो ऐसा क्लीवेज किसके अंडों में नहीं पाया जाता है? एम्फिऑक्सिस में, फ्रॉग में, चिक यानी कि चिकन में, चिकन और एम्फिऑक्सिस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 76। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। चिक में यानी कि चिकन में होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं पाया जाता है। अगला है एमेडन मेयर ऑफ पाथवे रिप्रेजेंट्स। ये देखिए इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था। एमेडन मेयर ऑफ पार्टनस पाथवे, जिसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम ग्लाइकोलाइसिस भी है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्टेप वाइज डिग्रेडेशन है, अपघटन है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, पहला। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथिल अल्कोहल या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम्स किनके द्वारा बनते हैं? इनकी उत्पत्ति किनसे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोल से, कोशिका कला से या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। कोशिका कला को इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स तो आपको पता ही है। तो पूछा कि लाइसोसोम्स किनसे बनते हैं? लाइसोसोम्स बनते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स से, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनको सेल्स में डिस्कवर किया था। उनके नाम पर ही इसको हम गोल्जी ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम इनहेंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, स्पीड को यानी कि दर को कैसे बढ़ा देता है? क्या उसमें होता है कि एंजाइम की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन के रेट जो है बहुत लेते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, वो पीएच को ऑप्टिमम कर देता है जितना उसके लिए ज़रूरी है। रेजिंग द टेम्परेचर, तापमान को बढ़ा देता है। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। या फिर प्रोड्यूसिंग एटीपी, वो एटीपी को प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिन लोगों ने इसके बारे में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा तो वो उनको आंसर भी पता होगा कि एंजाइम्स किस एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? बायो कैटलिस्ट हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और केमिकल रिएक्शन का रेट उसकी वजह से बढ़ जाता है। अगला है, इफ़ स्प्लीन इज़ रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल। अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाए शरीर से, तिल्ली जिसको बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, या फिर वो घट के 0 हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और ये है यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे थे। और वीडियो के पहले पार्ट में हमने 44 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है, 44 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपका कोई सुझाव है तो सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं। इससे हमें इस वीडियो की क्वालिटी को सुधारने में मदद मिलेगी और हमें आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 45। पूछा गया कि ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सेलेजिनेला इज। सेलेजिनेला के स्टेम में ट्रेबिकुली क्या है, कैसे हैं? अंतस्त्वचा है वो, बाह्य त्वचा है, परिरंभ है या फिर वॉलकोट है? इंग्लिश में एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, पेरिसाइकिल है या फिर कॉर्टेक्स है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंडोडर्मिस। देखो, ट्रेबिकुली बेसिकली एक स्पेसिफिक संरचनाएँ होती हैं जो स्टेम, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका मेन काम सपोर्ट करना होता है। जिसका मेन काम क्या है? सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ट्रेबिकुली जो सेलेजिनेला का स्टेम है वो कैसे हैं? वो एंडोडर्मिस हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 46 में पूछा गया व्हाट विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में यानी कि हरित लवक में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पायरुविक कार्बोक्सिलेज की, हेक्सोकाइनेज की, यूआरडीपी कार्बोक्सिलेज की या फिर इनमें से कोई नहीं? पायरुविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, आरयूडीपी या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट यील्ड्स फाइबर, ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। इनमें से कौन सा प्लांट रेशा, तेल, खाद्य तेल जो होता है, और जानवरों के लिए भोजन यानी कि चारा, सब कुछ ये तीनों चीज़ें एक प्लांट से में मिलती हैं? वो सूरजमुखी है, जूट है, कपास है या फिर सनहेम्प है? सनफ्लावर है, जूट है, कॉटन है या फिर सनहेम्प है? क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉटन, जिसको कपास बोलते हैं। उससे फाइबर भी मिलता है और आपको पता है कपास से रुई मिलती है, रुई से कॉटन के वस्त्र बनाए जाते हैं, ऑयल भी मिलता है और जानवरों के लिए चारा भी मिलता है। 48 में पूछा कि व्हीट ग्रेन इज़। व्हीट ग्रेन जो गेहूं का दाना जो हम खाते हैं, जिसको पीस कर आटा बनाया जाता है, वो बेसिकली क्या है? एक फ्रूट है, सीड है, एम्ब्रियो या फिर ग्लूम है? फल है, बीज है, भ्रूण है या फिर ग्लूम है? देखिए, व्हीट ग्रेन बेसिकली एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है। और उसका जो खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं वो बेसिकली उसका एंडियोस्पर्म है और वो एम्ब्रियो है। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या है? फ्रूट। 49 में पूछा है कि गॉसिपियम हिरोसिटम इज। गॉसिपियम हिरोसिटम क्या है? ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड है, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड है? हिंदी में पुराने विश्व की फसल एवं द्विगुणित है, पुराने विश्व की फसल एवं चतुर्गुणित है, नए विश्व की फसल एवं द्विगुणित है या फिर नए विश्व की फसल है और चतुर्गुणित है? क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 4। ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप है और ये टेट्राप्लॉयड है। कैसे है? टेट्राप्लॉयड, यानी कि टेट्राप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम्स के 4 सेट हों, और डिप्लॉयड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट हों, हैप्लॉयड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम का 1 सेट हो। 50 में पूछा है कि भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वॉज गिवन बाय। टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता का सिद्धांत किसने दिया था? स्टीवर्ट ने, हिपोक्रेट्स ने, हेबरलैंड ने या फिर डार्विन यानी कि चार्ल्स डार्विन ने? क्वेश्चन नंबर 50। द कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट था टोटीपोटेंसी का, सबसे पहले किसने दिए थे? हेबरलैंड ने। किसने? हेबरलैंड ने। क्वेश्चन 50 का सही आंसर है 3rd। अगला है साइकस रिवोल्यूटा इज़ वाइडली ग्रोन एज। साइकस रिवोल्यूटा को किस, जो पौधा है उसको किस रूप में ज़्यादा उगाया जाता है? वो मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधा है, ऑयल यील्डिंग प्लांट है जिससे जो खाद्य तेल होता है वो मिलता है हमें, या फिर ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट है जिससे हमें लकड़ी मिलती है? साइकस रिवोल्यूटा। देखिए, साइकस रिवोल्यूटा को ज़्यादातर जो उगाया जाता है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरीके से उगाया जाता है, सजावटी पौधे की तरह इसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन। इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग किस में पाए जाते हैं? साइकस की रैकिस में, साइकस के पर्णक में, साइकस की जड़ में या फिर पाइनस की पत्तियों में? रैकिस ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस या फिर लीव्स ऑफ पाइनस? क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, जो ओमेगा शेप, इन्वर्टेड ओमेगा शेप के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? साइकस की रैकिस में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फर्स्ट, पहला। 53 में पूछा है इन पाइनस रूट, पाइनस की जड़ में द शेप ऑफ जाइलम इज। जाइलम का शेप कैसा होता है? वी शेप्ड है, वाई शेप्ड है, सी शेप्ड है या फिर तीनों तरीके का? देखिए, तीनों तरीके का तो नहीं है। इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो वाई शेप्ड। कैसा है? वाई शेप्ड। तो 53 का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2nd।
अगला है द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस। पाइनस का जो ओव्यूल है जिसको बोलते हैं बीजांड, वो किस प्रकार का है? एनोट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस है, कंपाइलोट्रोपस है या फिर सिरसिनोट्रोपस है? पाइनस का जो ओव्यूल है बेसिकली कैसा है? वो एनोट्रोपस है। जो विद्यार्थी इन तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि वो ये ओव्यूल्स को जो प्रकार हैं, ठीक है, एनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस की क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और ये किन में पाए जाते हैं, इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको कम से कम इसमें मिल सकता है। अगला पूछा गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में सबसे ज़्यादा सामान्य तौर पर पाया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हिंदी में कायिक जनन बोलते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्न बीजाणुविद में यानी कि फर्न स्पोरोफाइट में, फर्न युबकोद्भिद में यानी कि फर्न गैमेटोफाइट में, रिक्सिया के गैमेटोफाइट में या फिर रिक्सिया के स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुविद में। क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, रिक्सिया के गैमेटोफाइट में। रिक्सिया के गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही सामान्य है। नेक्स्ट है माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। माइटोसिस और मियोसिस में एक दूसरे से अलग हैं लेकिन किसकी उपस्थिति के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न है? अर्ध गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, युगली या फिर गुणसूत्र बिंदु। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिड्स, होमोलोगस, यहाँ पर होमोलोगस में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, होमोलोगस HOMOLOGOUS ये स्पेलिंग बनेगी इसकी। बाईवेलेंट या फिर सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर तो बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो माइटोसिस और मियोसिस का तो वो आधार नहीं है। क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों में पाए जाते हैं माइटोसिस मियोसिस में। बाई क्रोमेटिड्स भी पाए जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं। बाईवेलेंट केवल मियोसिस में दिखाई पड़ता है। जो मियोसिस को दो भागों में बांटा गया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और मियोसिस फर्स्ट को फिर चार भागों में बांटा गया, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सेकंड, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टीलोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट को 5 भागों में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो जो प्रोफेज है इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उनकी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। अगला है अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल इज। एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। कार्बन चक्र है, कार्बन साइकिल है, हाइड्रोजन चक्र यानी कि हाइड्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है या फिर गंधक चक्र यानी कि सल्फर साइकिल है। देखिए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल सल्फर साइकिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सल्फर साइकिल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फोर्थ, चौथा। 58 में पूछा है इन विच स्टेट ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। मियोसिस की किस अवस्था में सिनेप्सिस देखने को मिलता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है। तो पूछा गया कि कौन सी स्टेज में। मैंने अभी आपको बताया था जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है उसको 5 भागों में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पूछा गया कि भाई जो सिनेप्सिस है वो हमें किस अवस्था में दिखाई पड़ता है? वो पड़ता है जाइगोटीन अवस्था में हमें सिनेप्सिस दिखाई पड़ता है। तो इस 58 क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पूरी जो डिग्रेडेशन करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है? ये आपने अगर सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें जो पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे किसके नाम पर रखा गया? 3 साइंटिस्ट थे, एमर्डन, मेयरहॉफ और पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट को के सम्मान में ये जो प्रक्रिया है, जो स्टेप वाइज रिएक्शन है, उसको EMP पाथवे बोलते हैं और ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। तो उसमें पूछा कि भाई ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें पता है कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो पूछा गया उसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। अगर आपने इस को पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण में ऑक्सीजन की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कहीं भी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 0, 1, 6 या 4? तो आंसर आप बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही स्पष्ट है, आंसर है 0। अगला क्वेश्चन, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की, तो जो जिस पौधे के जिन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो जो सन की एनर्जी उन क्लोरोफिल पर पड़ती है, ठीक है, रेडिएशन जो उनके ऊपर पड़ता है, उसका कितना अमाउंट वो स्टोर कर लेते हैं, कितना अमाउंट यूटिलाइज कर लेते हैं, 0.1%, 1%, 10% या फिर 20%। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 0.1%, यानी कि टोटल जो रेडिएशन एनर्जी क्लोरोफिल पर पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, तो प्लांट्स जो है उसका केवल 0.1% यूज़ कर पाते हैं। कितना? केवल 0.1%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकग्नाइज बाय। पेट्रो प्लांट्स को यानी कि पेट्रो पादप को सबसे पहले किसने पहचाना था? लेमार्क ने, डार्विन ने, हैचन स्लेक ने या फिर एम केल्विन। एम केल्विन का पूरा नाम मेल्विन केल्विन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही है। पेट्रो प्लांट्स को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? मेल्विन केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला है, एंडोस्पर्म इन कोकोनट। इस कोकोनट का एंडोस्पर्म कैसा है? सेलुलर है, न्यूक्लियर है, सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों है, ना तो सेलुलर है ना न्यूक्लियर है, ठीक है। सेलुलर को कोशिकीय बोलते हैं और न्यूक्लियर को केंद्रकीय बोलते हैं। तो पूछा गया कि एंडोस्पर्म कैसा है, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म वो सेलुलर भी है और वो न्यूक्लियर भी है, दोनों तरीके का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3rd। अगले में पूछा है, हर्कोगेमी इज फाउंड इन। हर्कोगेमी किस में पाई जाती है? कॉटन में, मैरीगोल्ड में, कैलोट्रोपिस में या फिर बाजरा में? कॉटन, जिसको कपास बोलते हैं, मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदे का फूल आपने सुना होगा, मदार, कैलोट्रोपिस या फिर बाजरा, यानी कि बाजरा को इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं, MILLET। तो पूछा गया कि हर्कोगेमी किस में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैलोट्रोपिस। किसमें? मदार में हर्कोगेमी पाई जाती है। इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल शोज। क्रेसी न्यूसिलेट टाइप का ओव्यूल क्या शो करता है? स्थूल बीजांडकाई। बीजांड क्या प्रदर्शित करता है? बीजांडकाई के अनुपस्थित, विकसित बीजांडकाय, आंशिक विकसित बीजांडकाय या फिर अविकसित बीजांडकाय। इंग्लिश में एब्सेंस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस नहीं पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस पूरी तरीके से डेवलप है। पार्शली या पार्टली डेवलप्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। या फिर इल डेवलप्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस बहुत ही अविकसित है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2nd। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल क्या दिखाता है? अ वेल डेवलप्ड न्यूसेलस, ऑप्शन नंबर 2nd। 65 में पूछा है, द फ्रॉन्ड इज। फ्रॉन्ड क्या है भाई? बड है, कली है, लीफ है, पत्ती है, पेटियोल है या फिर थोर्न है, जिसको कांटा बोलते हैं। तो फ्रॉन्ड बेसिकली क्या है? फ्रॉन्ड बेसिकली क्या है? एक तरीके की पत्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है? 2nd। अगले में पूछा है, द इंसेक्ट विच लेज एग्स इन वाटर। वो कौन सा कीट है जो पानी में अंडे देता है? बटरफ्लाई यानी कि तितली, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, और सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी हिंदी में। इनमें से कौन सा कीट पानी में अंडे देता है? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, बटरफ्लाई पानी में अंडे नहीं देती है, हाउस फ्लाई भी नहीं देती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई हमेशा अपने अंडे पानी में देती है, क्योंकि अक्सर वहाँ पाई जाती है जहाँ पानी की अधिकता होती है। 67 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस। इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, पॉइजनस नहीं है, विषैला नहीं है? कोबरा, पाइथन, क्रैट या फिर वाइपर? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने से पहले देखिए, जो दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं, ठीक है, आमतौर पर सांप एक ऐसा जानवर है जिसको देखकर अगर हमें कहीं दिखाई पड़ जाता है हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। और यही हाल उन जंगली जानवरों का भी होता है। जब वो किसी मनुष्य को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आम लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि सभी तरीके के सांप जो हैं पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं। ऐसा नहीं है। सांपों की केवल कुछ प्रजातियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, और अगर वो किसी को काट लें
और सही समय पर इलाज ना मिले तो कुछ ही घंटे में जो विक्टिम है उसकी मृत्यु हो सकती है, और उसको सही समय पर सही इलाज ना मिले। ठीक है, तो जो पॉइजनस स्नेक है उनकी पहचान होती है, उनको पहचानने के तरीके होते हैं। और जो पॉइजनस स्नेक हैं वो जो उनके जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। कोबरा है, कोबरा हाईली पॉइजनस है। क्रैट है, वाइपर है, रसल वाइपर है, पिट वाइपर है, ब्लैक माम्बा है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस स्नेक हैं। इनके अगर ये किसी को काट लें, अपना जहर किसी में इंजेक्ट कर दें, तो जहर की एक बूंद भी कम से कम 20 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त होती है। उनके अंदर इतना जहर होता है। पाइथन को अजगर बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो ये आपको भी पता होगा। पाइथन जो है विषैला सांप नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर। जो मधुमक्खियाँ, उन्हें वैगल डांस का क्या मतलब है? वैगल डांस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th NCERT में इसके बारे में एक टॉपिक है। वो वैगल डांस क्या दर्शाता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि बीज जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, वो सिग्नल दे रही हैं। कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोजन का स्रोत है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। या किलिंग फॉरेन बीइंग्स, यानी कि कोई उनके बीच में कोई बाहरी तत्व अगर आ जाता है तो उसको मारने के लिए उस तरीके का डांस करती हैं। ठीक है, तो ये जो वैगल डांस है इसकी खोज एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी। इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो और उनको इस अपनी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वैगल डांस बेसिकली मधुमक्खियाँ तब करती हैं जो उनको किसी खाने के स्रोत के बारे में पता चलता है, तो उस खाने के स्रोत के बारे में अपने साथियों को सूचनाएं देने के लिए वो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिसको वैगल डांस बोलते हैं। ठीक है, उस वैगल डांस को देखकर बाकी जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ, उनको आइडिया लग जाता है कि भोजन का स्रोत उनके छत्ते से कितना दूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। इनमें से किसके काटने पर ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है? हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ। जिनोप्साइला चियोपिस, पेडिकुलस ह्यूमनस, ग्लोसिना पैल्पेलिस या एडीज इजिप्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किसके काटने पर प्लेग होता है? देखो, प्लेग का जो संवाहक वेक्टर है वो चूहों के से फैलता है। ठीक है, तो लेकिन फैलता किनके काटने से है? ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया 69 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिनोप्सिला चियोपिस। ठीक है, जो चूहों से मनुष्यों में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी वजह से प्लेग जो बीमारी है वो फैलती है। अगला क्वेश्चन है, काला आजार एंड ओरिएंटल सोर और डिजीजेस स्प्रेड बाय। काला आजार और ओरिएंटल सोर जो नामक बीमारियां वो किनके द्वारा फैलती हैं? सैंड फ्लाई के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा, ड्रैगन फ्लाई के द्वारा या फिर ग्रॉस हॉपर यानी कि टिड्डे के द्वारा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो इनके बारे में ज़रूर पढ़ लें। बीमारियों के बारे में, जो डिजीज़ हैं वो किनके द्वारा फैलती हैं। ठीक है, उनके वेक्टर्स कौन कौन हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। काला आजार आपने बीमारी के बारे में पढ़ा होगा, तो किसके द्वारा फैलती है? सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है ये।